रोजमर्रा की जिंदगी में ना हम लोग अनगिनत फैसले लेते हैं। मतलब सुबह अलार्म बजने पर 10 मिनट और सोना है या उठकर जिम जाना है। हाँ, या फिर नाश्ते में क्या खाना है। बिल्कुल। अपना सीमित समय कहाँ बिताना है या महीने के आखिर में बचे हुए पैसे कहाँ खर्च करने हैं। बाहर से देखने पर ये बस हमारी छोटी छोटी आदतें लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बिना सोचे समझे बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। हाँ, असल में हर एक चुनाव के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा होता है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय यही विज्ञान है, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। सही कहा। और हमारे आज के इस विश्लेषण का जो बेस है, जो आधार है, वो परमार एसएससी के इकोनॉमिक्स के विस्तृत नोट्स हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इंसान अपनी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं को अपने सीमित संसाधनों के साथ संतुलित करता है। और कैसे ये व्यक्तिगत स्तर के छोटे छोटे फैसले ही पूरा बाजार तय कर देते हैं। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये विषय सिर्फ मोटी मोटी किताबों तक सीमित नहीं है। ये हमारी हर सांस, हमारे हर कदम से जुड़ा है। तो अर्थशास्त्र असल में है क्या? देखो, अर्थशास्त्र को अगर सबसे गहरे लेकिन सरल स्तर पर समझा जाए ना, तो ये बुनियादी तौर पर चुनाव का विज्ञान है। मतलब साइंस ऑफ चॉइस। चॉइस मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसा, शेयर बाजार या बैंक है, लेकिन इसका असली केंद्र बिंदु मानव व्यवहार है। अच्छा। हाँ, हर उस जगह जहां संसाधन सीमित है, चाहे वो पैसा हो, दिन के 24 घंटे हो, जमीन हो या कारखानों का कच्चा माल हो, वहां अर्थशास्त्र अपने आप आ जाता है। क्योंकि जहां सीमाएं हैं, वहीं इंसान को चुनना पड़ता है कि वो क्या लेगा और क्या छोड़ेगा। बिल्कुल सही। और यहीं से हमारी असली समस्या शुरू होती है ना। हमारी इच्छाएं तो असीमित है। हाँ, मतलब एक इंसान को एक बड़ा घर भी चाहिए, एक शानदार कार भी चाहिए, छुट्टियां बिताने के लिए समय भी चाहिए और बैंक में अच्छी खासी सेविंग्स भी चाहिए। लेकिन सब कुछ एक साथ क्यों नहीं पाया जा सकता? यही स्केर्सिटी यानी कमी का सिद्धांत सामने आता है। समय, पैसा, जमीन, ये सब सीमित है। तो इस कमी और चुनाव की कश्मकश को समझाने के लिए नोट्स में एक बड़ा दिलचस्प ग्राफ है। हाँ, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी कहते हैं। ये पीपीसी असल में क्या दिखाता है? पीपीसी ये दिखाता है कि एक व्यक्ति या अर्थव्यवस्था अपने उपलब्ध संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करके किन्हीं दो चीजों का अधिकतम कितना उत्पादन कर सकती है। अच्छा, नोट्स में जो उदाहरण है वो मुझे बड़ा पसंद आया, वो 6,000 रुपए वाला। हाँ, वो बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। मान लीजिए आपके पास कुल 6,000 रुपए का बजट है। ठीक है। अब या तो पूरे 6,000 में 6 जोड़ी जूते खरीद ले जाएं, या फिर उसी पैसे से 6 जोड़ी जीन्स खरीद ली जाए। इसका मतलब है कि अगर दोनों चीजें चाहिए तो एक की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। अगर ज्यादा जीन्स चाहिए तो जूतों की संख्या कम करनी होगी, क्योंकि बजट तो 6,000 ही है ना। और इसी ट्रेड ऑफ की वजह से पीपीसी ग्राफ का आकार नीचे की तरफ जाता है, जिसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक और तकनीकी पहलू है। ये ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं होता, ये कॉनकेव यानी अवतल आकार का होता है। कॉनकेव क्यों? सीधी लाइन क्यों नहीं? इसका कारण मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या एमआरटी है। ये एमआरटी सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। ये असल में काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझते हैं, जैसे जैसे हम एक चीज का उत्पादन बढ़ाते हैं ना, हमें दूसरी चीज की बढ़ती हुई मात्रा का त्याग करना पड़ता है। बढ़ती हुई मात्रा क्यों? क्योंकि सारे संसाधन हर काम के लिए एक समान रूप से कुशल नहीं होते। मतलब जूते बनाने वाला कारीगर शायद जीन्स बनाने में उतना माहिर ना हो। ओ, समझ गया। तो जब जूते बनाने वाले लोगों को जबरदस्ती जीन्स बनाने में लगाते हैं तो उनकी कुशलता गिर जाती है। एग्जैक्टली। और इसीलिए हर अतिरिक्त जीन्स के लिए पहले से ज्यादा जूतों का नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर हम ग्राफ के अंदर किसी बिंदु पर हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हम अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे 6,000 में से सिर्फ 4,000 खर्च करना और बाकी बेकार छोड़ देना। और ग्राफ के बाहर का बिंदु? वो वर्तमान संसाधनों के साथ पूरी तरह असंभव है। इसको समझने के लिए ना मुझे एक सूटकेस पैकिंग की एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब हम सफर पर जाते हैं तो सूटकेस में जगह तय होती है। अगर हमें उसमें 2 एक्स्ट्रा जैकेट ठूसनी है तो अंदर से कुछ जूतों या किताबों को बाहर निकालना ही पड़ेगा। हाँ। हम जादू से सूटकेस तो बड़ा नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। यही हमारा बजट कंस्ट्रेंट है। What's fascinating here is कि ये सूटकेस वाली एनालॉजी सिर्फ एक व्यक्ति के बजट तक सीमित नहीं है। अच्छा,
और कहाँ लागू होती है? बड़े पैमाने पर समाज और सरकारें भी हर रोज यही सूटकेस पैक कर रही होती है। सरकार के पास भी टैक्स का पैसा सीमित है ना। हाँ, ये बात तो है। अगर वे शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाते हैं तो उन्हें शायद रक्षा या इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में कटौती करनी पड़े। मतलब पीपीसी का सिद्धांत राष्ट्रीय नीतियों को भी चलाता है? बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी घर के मासिक बजट को। और चूंकि हम सूटकेस में सब कुछ नहीं रख सकते, तो जो चीज हमने बाहर निकाल दी उसकी भी तो एक कीमत है। यहीं से अर्थशास्त्र का एक और बुनियादी सिद्धांत आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत। इसका सीधा सा मतलब है कि जो विकल्प हमने नहीं चुना उसकी कीमत क्या थी। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस अगले सबसे बेहतरीन विकल्प की कीमत है जिसे हमने छोड़ दिया। जैसे नोट्स में एक छात्र का उदाहरण है। हाँ, मान लीजिए किसी के पास बैंकिंग की एक पक्की नौकरी का ऑफर है, लेकिन वो उसे छोड़कर एसएससी परीक्षा की तैयारी करने का फैसला करता है। तो आम बोलचाल में हम कहेंगे कि तैयारी का खर्च सिर्फ कोचिंग की फीस या किताबें। लेकिन अर्थशास्त्र कहता है कि उसकी सबसे बड़ी लागत वो बैंकिंग की नौकरी की सैलरी है जो वो कमा सकता था। जो उसने छोड़ दी। मतलब हर चुनाव की एक अदृश्य कीमत होती है। बिल्कुल। Here is where it gets really interesting. अगर हर चीज की कीमत होती है तो नोट्स में मुफ्त वस्तुओं या फ्री गुड्स का जिक्र क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें प्रकृति में प्रचुर मात्रा में होती हैं। हाँ, लिखा है कि हवा और धूप का कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता क्योंकि उन्हें पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। सही बात है। लेकिन एक मिनट, अगर हवा वाकई मुफ्त है तो आज के प्रदूषण भरे शहरों में लोग ऑक्सीजन बार में जाकर शुद्ध हवा के लिए भारी पैसे क्यों दे रहे हैं? या फिर हर घर में महंगे एयर प्यूरिफायर क्यों लग रहे हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये संसाधनों की बदलती हुई प्रकृति का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब मुफ्त हमेशा मुफ्त नहीं रहता। एग्जैक्टली। संसाधनों की प्रचुरता कोई स्थायी चीज नहीं है। जो चीज सदियों तक फ्री गुड थी, जैसे साफ हवा या साफ पानी, पर्यावरण में आए बदलावों के कारण अब उसकी कमी हो गई है। स्कैरसिटी आ गई है। हाँ, और अर्थशास्त्र का नियम है कि जब कोई चीज दुर्लभ होने लगती है तो वो आर्थिक वस्तु या इकोनॉमिक गुड बन जाती है। उसकी कीमत तय हो जाती है। और फिर उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जुड़ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी जरूरतें और प्रकृति का संतुलन बदल रहा है। खैर, इंसान जो भी कीमत चुकाता है वो किसी न किसी संतुष्टि के लिए ही चुकाता है। बिल्कुल। और अर्थशास्त्र में इस संतुष्टि को नापने का पैमाना यूटिलिटी या उपयोगिता कहलाता है। इसके दो तरीके बताए गए हैं ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल। हाँ, कार्डिनल में हम संतुष्टि को अंकों में नापते हैं और ऑर्डिनल में सिर्फ रैंक देते हैं। ऑर्डिनल थोड़ा ज्यादा असली जिंदगी के करीब लगता है। मतलब मैं मशीन थोड़ी हूं जो कहूं कि इस चाय से मुझे 20 पॉइंट की संतुष्टि मिली। बिल्कुल, इसीलिए ऑर्डिनल यूटिलिटी ज्यादा व्यावहारिक है। लेकिन यूटिलिटी में एक बड़ा ही मजेदार नियम काम करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है? इसका तंत्र बहुत सीधा है। जैसे जैसे हम किसी चीज का लगातार इस्तेमाल करते जाते हैं, हर अगली इकाई से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। ओहो, इसे समझने के लिए तो गोलगप्पे वाला उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है। हाँ, पानीपुरी। मान लीजिए मैं बहुत भूखा हूँ और पहला गोलगप्पा खाता हूँ। उस पहले गोलगप्पे से जो खुशी मिलती है वो चरम पर होती है। बिल्कुल, बेहिसाब खुशी। लेकिन फिर दूसरा, तीसरा, जब मैं 10वें गोलगप्पे तक पहुंचता हूं तो पेट भर चुका होता है। वो शुरुआत वाला मजा नहीं रहता। और 15वें तक आते आते तो हालत खराब हो जाती है। हाँ, तब मैं कहूंगा कि अब और खाया तो तबीयत खराब हो जाएगी। तब यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। और यही घटती हुई संतुष्टि उपभोक्ता के व्यवहार को आकार देती है। इसी आधार पर अर्थशास्त्र में एक ग्राफ है, इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र। हाँ, ये ग्राफ दो अलग अलग चीजों के उन कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिनसे उपभोक्ता को बिल्कुल समान स्तर की संतुष्टि मिलती है। मतलब उसे हर कॉम्बिनेशन से एक जैसी खुशी मिल रही है? हाँ, इसलिए वो उन विकल्पों के बीच इंडिफरेंट या तटस्थ रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉम्बिनेशन ए ले या बी। मान लीजिए मेरे सामने चाय और समोसे रखें। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ए है जहां एक चाय और 12 समोसे हैं। अब अगर मुझे एक और चाय चाहिए तो मेरे पास इतने सारे समोसे हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा चाय के लिए 6 समोसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा। तो अब आपके पास 2 चाय और 6 समोसे हैं। हाँ, कहानी का असली मोड़ तब आता है जब आपको तीसरी चाय चाहिए होती है। तब तक तो मेरे पास समोसे पहले ही कम हो चुके हैं। एग्जैक्टली। समोसे अब आपके लिए दुर्लभ हो गए हैं। तो अब आप तीसरी चाय के लिए 6 समोसे नहीं बल्कि सिर्फ 2 समोसे छोड़ने को तैयार होंगे। और चौथी चाय आते आते अपनी आखिरी चाय के लिए मैं शायद सिर्फ 1 समोसा कुर्बान करूंगा।
हाँ, क्योंकि जैसे जैसे कोई चीज कम होती जाती है, इंसान के लिए उसकी अहमियत बढ़ती जाती है। मतलब मैं चाय के लिए समोसे छोड़ने की अपनी दर को लगातार कम कर रहा हूँ। और इसी घटते हुए त्याग को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या एमआरएस कहते हैं। अच्छा, इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व का आकार कॉन्वेक्स यानी उत्तल होता है। बिल्कुल। लेकिन ये तो सिर्फ उपभोक्ताओं की बात हुई। उत्पादकों यानी प्रोड्यूसर्स के लिए भी ऐसा ही ग्राफ होता है। उसे आइसोकॉन्ट कर्व कहते हैं ना? क्या प्रोड्यूसर्स भी चाय और समोसे का हिसाब लगा रहे होते हैं? अरे नहीं, उत्पादक मुनाफे और लागत का हिसाब लगाते हैं। तो वहां क्या होता है? आइसोकॉन्ट कर्व लेबर यानी मजदूर और कैपिटल यानी मशीनों के उन कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो समान मात्रा में आउटपुट देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1000 शर्ट बनानी है। एक फैक्ट्री मालिक या तो 50 मजदूर और 2 मशीनें लगा सकता है, या फिर 10 मजदूर और 10 मशीनें लगा सकता है। दोनों ही स्थिति में शर्ट 1000 ही बनेंगी। हाँ, इस बदलाव की दर को मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन या एमआरटीएस कहते हैं। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? अगर हम इन सब भारी भरकम शब्दों को एक तरफ रख दें, तो क्या असल जिंदगी में हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हम ऐसा करते हैं, बस हमें पता नहीं होता। अगर मैं इस चाय और समोसा वाले उदाहरण को पैसा बनाम खाली समय की एनोलॉजी में बदल दूं, तो ये और साफ हो जाता है। वो कैसे? देखो, जब लोग अपने करियर की शुरुआत में होते हैं तो उनके पास समय बहुत होता है, लेकिन पैसा कम होता है। हाँ, ये तो है। तब वे थोड़े से पैसे के लिए अपना बहुत सारा खाली समय त्यागने को तैयार रहते हैं। ओवरटाइम करते हैं, वीकेंड पर काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वे 50 साल के हो जाते हैं, बैंक बैलेंस अच्छा होता है, तब भी थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे के लिए अपनी छुट्टियां या परिवार का समय छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इंसान का दिमाग अनजाने में ही हर रोज ऐसे जटिल इंडिफरेंस कर्व्स बनाता रहता है, हम लगातार कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि किस चीज के बदले हमें क्या छोड़ना है, ताकि हमारी कुल खुशी और जीवन की संतुष्टि बरकरार रहे। अब तक हमने जो भी बात की वो एक व्यक्ति के स्तर पर थी, लेकिन जब बाजार में लाखों लोग एक साथ ऐसे फैसले लेते हैं, तब जन्म होता है बाजार की दो सबसे बड़ी ताकतों का, डिमांड और सप्लाई। यानी मांग और आपूर्ति। डिमांड का मतलब सिर्फ किसी चीज की चाहत होना नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र में डिमांड का बड़ा सख्त मतलब है। डिमांड का अर्थ है किसी चीज को खरीदने की इच्छा के साथ साथ उसे खरीदने की क्षमता। विलिंगनेस प्लस एबिलिटी। हाँ, अगर कोई एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहता है लेकिन बैंक में पैसे नहीं है, तो बाजार के नजरिए से वो डिमांड नहीं है, वो सिर्फ एक फैंटेसी है। और मांग का बुनियादी नियम क्या कहता है? कि कीमत और मांग के बीच उल्टा संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। नोट्स में यहाँ एक बहुत बारीक अंतर है, मूवमेंट बनाम शिफ्ट। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी वस्तु की अपनी कीमत बदलती है और मांग ऊपर नीचे होती है, तो उसे डिमांड कर्व पर मूवमेंट कहते हैं। मतलब ग्राफ अपनी जगह पे रहता है, बस हम उस लाइन पर खिसकते हैं। लेकिन अगर कीमत वही रहे और किसी अन्य कारण से मांग बदल जाए, तो पूरा का पूरा ग्राफ अपनी जगह से खिसक जाता है। इसे शिफ्ट कहते हैं। जैसे अगर लोगों की आमदनी अचानक दुगनी हो जाए। एग्जैक्टली। तब वे उसी पुरानी कीमत पर ज्यादा सामान खरीदेंगे, जिससे पूरा ग्राफ दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। डिमांड के इस उल्टे रिश्ते को कुछ चीजें तोड़ती हैं, जिन्हें एक्सेप्शंस टू डिमांड कहते हैं। हाँ, जैसे पहला है गिफिन गुड्स। ये वो बहुत ही जरूरी चीजें हैं ना, जैसे चावल या ब्रेड। कहा जाता है कि इनकी कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग बढ़ती है। ऐसा कैसे संभव है? इसका तंत्र बहुत दिलचस्प है। गिफिन गुड्स आमतौर पर गरीब परिवारों के बजट का बड़ा हिस्सा होते हैं। मान लीजिए एक परिवार ज्यादातर ब्रेड खाता है और कभी-कभी मीट खाता है। अगर ब्रेड की कीमत बहुत बढ़ जाए तो उनका बजट पूरी तरह बिगड़ जाता है। तो फिर वो क्या करेंगे? अब उनके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वे महंगा मीट खरीद सकें। इसलिए वो मीट खरीदना बंद कर देते हैं और बचा हुआ सारा पैसा उस महंगी हो चुकी ब्रेड को ही और ज्यादा खरीदने में लगा देते हैं। ओह, अपनी कैलोरी की जरूरत पूरी करने के लिए। बिल्कुल। और दूसरा अपवाद तो इससे भी ज्यादा अजीब है, वेबलिन गुड्स। हाँ, रुतबा दिखाने वाली चीजें, जिसे स्नॉब इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे मर्सिडीज कार या सबसे महंगा आईफोन। मतलब जब कोई 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीदता है, तो वो अर्थशास्त्र के नियमों को दरकिनार कर रहा होता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंसान हमेशा तार्किक होता है? यहीं पर मनोवैज्ञानिक अर्थशास्त्र आता है। मतलब वो फोन इसलिए नहीं बिक रहा है कि वो सस्ता है,
बल्कि इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो इतना महंगा है। एग्जैक्टली। वेबलिन गुड्स के मामले में महंगा होना ही उस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फीचर बन जाता है। उनका मकसद उपयोगिता नहीं, सामाजिक रुतबा हासिल करना होता है। ये तो खरीदारों की बात हुई। बाजार का दूसरा पहलू है सप्लाई। हाँ, जो लोग सामान बना रहे हैं उनका नजरिया अलग होता है। वे हमेशा मुनाफा अधिकतम करना चाहते हैं। तो कीमत और आपूर्ति में सीधा संबंध होता है। बिल्कुल। बाजार में कीमत बढ़ती है तो उत्पादक ज्यादा सामान बनाते हैं ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकें। और जब ये नीचे जाने वाला डिमांड कर्व और ऊपर जाने वाला सप्लाई कर्व मिलते हैं तो वो इक्विलिब्रियम या संतुलन का बिंदु होता है। इसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं। जहां बेचने और खरीदने वाले एक ही कीमत पर राजी हो जाते हैं। हाँ, नो कोई सामान फालतू बचता है और ना कोई खाली हाथ लौटता है। लेकिन कीमत और मांग का ये रिश्ता हर चीज के लिए एक जैसा लचीला नहीं होता ना। यहीं से इलास्टिसिटी यानी लचक का कॉन्सेप्ट आता है। राइट। प्राइस इलास्टिसिटी मापती है कि कीमत में 1% बदलाव से मांग में कितना बदलाव आया। और परफेक्टली इनइलास्टिक मांग क्या है? जहां कीमत दोगुनी हो या आधी, मांग में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे जरूरी दवाइयां या नमक। नमक महंगा हो जाए तो लोग खाने में नमक डालना नहीं छोड़ेंगे। और इनकम इलास्टिसिटी भी होती है। आय बढ़ने पर ब्रांडेड कपड़ों या कारों की मांग बढ़ जाती है, जिन्हें नॉर्मल गुड्स कहते हैं। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स या सस्ते विकल्प हैं जैसे सेकंड हैंड कपड़े, उनकी मांग घट जाती है। इसमें एक और प्रकार है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। एक चीज की कीमत बदलने से दूसरी चीज की मांग पर क्या असर पड़ता है? हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जैसे चाय और कॉफी। कॉफी महंगी हुई तो लोग चाय ज्यादा पिएंगे। और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। पेट्रोल महंगा हुआ तो कारों की मांग गिरेगी। बिल्कुल सही। यहाँ मेरे दिमाग में एक स्थिति बन रही है। बताइए। अगर कल को पेट्रोल की कीमत आसमान छूने लगे तो क्या साइकिल की मांग एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर अचानक बढ़ जाएगी, या फिर कार की मांग कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर गिरेगी? ये बाजार की जटिलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। असल में ये दोनों चीजें एक साथ होंगी। एक साथ? हाँ, पेट्रोल महंगा होने से कारों की मांग गिरेगी क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। वहीं जो लोग छोटी दूरी का सफर करते हैं वे साइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ मुड़ जाएंगे, तो उनकी मांग बढ़ जाएगी। मतलब हर एक्शन का एक चेन रिएक्शन होता है। और ये सब अलग अलग तरह के बाजारों में होता है। हाँ, मार्केट टाइप्स। मुख्य रूप से 4 तरह के बाजार होते हैं। पहला, परफेक्ट कंपटीशन। बहुत सारे खरीदार, बहुत सारे विक्रेता और सब एक जैसा सामान बेच रहे हैं। जैसे कृषि उत्पाद या सब्जी मंडी। हर ठेले पर एक ही क्वालिटी का टमाटर एक ही भाव बिक रहा होता है। हाँ, कोई अकेला व्यक्ति कीमत तय नहीं कर सकता। दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या अलग है? यहाँ भी कई बेचने वाले हैं, लेकिन हर किसी का प्रोडक्ट दूसरे से थोड़ा अलग है। जैसे टूथपेस्ट का बाजार, इसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। कोई कहता है हमारे में नमक है, कोई कहता है पुदीना है। और इसी ब्रांडिंग से वे कीमत पर थोड़ा नियंत्रण पा लेते हैं। तीसरा है ओलिगोपोली, जहां कुछ ही बड़ी कंपनियों का कब्जा होता है। इसमें नए खिलाड़ियों का बाजार में घुसना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री बहुत ऊंचे होते हैं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर, पूरे देश में बस 2-3 बड़ी कंपनियां ही बची हैं। और आखिरी प्रकार है मोनोपोली, यानी एकाधिकार। बिल्कुल। पूरे बाजार में सिर्फ एक विक्रेता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय रेलवे। अगर ट्रेन से जाना है तो रेलवे की ही टिकट लेनी पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है। सिद्धांतिक रूप से मोनोपोली में उपभोक्ता के पास कोई चॉइस नहीं बचती, जो अर्थशास्त्र के बुनियादी नियम के बिल्कुल विपरीत है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने देखा कि कैसे इंसान का हर छोटा बड़ा फैसला माइक्रो इकोनॉमिक्स से बंधा है। बिल्कुल। 6000 के बजट में जूते लेने हैं या जीन्स, ये पीपीसी तय करता है। एसएससी के लिए नौकरी छोड़नी है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पहले गोलगप्पे की खुशी यूटिलिटी है। चाय के लिए समोसे की कुर्बानी इंडिफरेंस कर्व है। और आईफोन खरीदने की होड़ वेबलिन गुड्स का जादू है। अर्थशास्त्र कोई नीरस थियोरी नहीं है, ये मानव व्यवहार को समझने का एक लेंस है। लेकिन जाते जाते मैं सोचने के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि अर्थशास्त्र मानकर चलता है कि इंसान हमेशा रैशनल या तार्किक होता है। लेकिन क्या असल जिंदगी में इंसान सच में किसी एक्सेल शीट की तरह सोचता है? शायद नहीं। क्या कई बार हमारे जज्बात, पुरानी आदतें या समाज का दबाव इन बेहतरीन ग्राफ्स को पूरी तरह उलझा नहीं देते? सुबह जब अलार्म बजता है तो नींद और करियर के बीच का चुनाव कोई ग्राफ नहीं करता, वो एक उलझा हुआ मानवीय दिमाग करता है। बिल्कुल सही बात है। तो विचार कीजिएगा कि अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा
तो वो अर्थशास्त्र के ग्राफ पर आधारित होगा या जज्बातों की लहर पर? ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। सुनते रहिए